मेरा नाम वीरेंद्र भिखूराम जैन। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो हमारे पिताजी ने सिखाई, कोई भी जो शॉर्टेस्ट वे होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। इधर से जाके उधर जाना चाहेंगे, इधर से जाके घुमा के जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आप अपने लक्ष्य पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है स्ट्रेट लाइन। कमती प्रॉफिट कमा लो लेकिन धोखा नहीं दो। अपने जितने भी हमारे एसोसिएट थे उनके साथ कभी हमने धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं करी। जग को मत बदलो, अपने आप को बदलो। चेंज योरसेल्फ टू दिस सिचुएशन। सबकी जिंदगी में आती हैं, हमारी भी जिंदगी में बतेरी चुनौतियां आई हैं, आ रही हैं, आएंगी, लेकिन उसको प्यार से निपटा लो। प्यार से जो चीज़ करी जाती है उसका हमेशा जो है वो ही उसका सबसे बेटर समाधान होता है। मेरे पिताजी का नाम भिखूराम जैन था, जो कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। और जिस रोड पे हम रहते हैं, पहले जो कि राजपुर रोड कहलाती थी, वो अब भिखूराम जैन मार्ग उसका नाम गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि वो एक बड़ी पॉलिटिकली काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत थी उनकी। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँ तो मेरे दादाजी का कपड़े का व्यापार था। मेरे पिताजी ने जब वो 14-15 साल के हुए तो जैसा वो बताते थे हमें कि वो कपड़े का व्यापार जो है बड़ा डिफरेंट होता था। वहाँ पे जो खरीदार होता था वो आड़ती होता था, तो वो आड़ती को खुशामद करी जाती थी। अरे भाई नन्हे मल जी, एक नया कपड़ा आया है, देख लो। कहते थे अभी टाइम नहीं आऊँगा। अरे भाई सोहन लाल जी, एक नया थान आया है, ये आप देखो। वो कहता था अभी टाइम नहीं है, परसों आऊँगा। तो हमारे पिताजी को वो गवारा नहीं था। वो कहते थे, लाला जी कहते थे शायद मेरे पिताजी, उनको दादाजी को, कि या चाचा जी कहते थे कि क्या चाचा जी ये क्या वो है, आप खुशामद ही करते रहते, ये कोई व्यापार हुआ? तो मेरे दादाजी को पता था कि ये काम नहीं करेगा, तो उन्होंने उनके लिए एक नया व्यवसाय शुरू किया मोटर पार्ट्स का। सन 1929 के अंदर उन्होंने एक मोटर पार्ट्स की दुकान शुरू करी, जिसमें मेरे पिताजी थोड़े छोटे थे। लेकिन देन माई फादर जॉइंड दैट बिजनेस व्हेन ही स्टार्टेड। तो मोटर पार्ट्स का हमारा सन 1929 से हमारा जैन मोटर कार कंपनी के नाम से हमारा नाम था, और हम हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक जानी मानी कंपनी में से हमारा नाम था मोटर पार्ट्स का। तो हमारे पिताजी ने मोटर पार्ट्स का काम शुरू करके, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी, क्विट इंडिया मूवमेंट में, यानी फ्रीडम फाइट के अंदर उन्होंने पूरा अपना वो किया। फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ गए, फिर मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कमेटी बने। फिर यहाँ पे जो दिल्ली शहर की जब से पहली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी थी सबसे पहले, उसके अंदर वो वित्त मंत्री थे। उसके बाद फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और फिर अच्छी सेहत उनकी, और बहुत ही सरल स्वभाव के वो थे। सबसे बहुत अच्छी तरह बात करते थे, और वही हमने सीखा उनसे। मेरी माताजी का नाम प्रकाश देवी जैन, और मेरी माताजी का जन्म दिल्ली में ही हुआ। मेरी माताजी बिल्कुल एक हाउस वाइफ थी, और उन्होंने बहुत बखूबी, बहुत प्यार से अपने सब बच्चों को पाला है। धर्म में उनका बहुत ध्यान था। बड़े बड़े घरों में चली जाती थी, जैसे पड़ोस में चली गई किसी और के, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर बगल में रहते थे, वो वहाँ जाती थी। एक कटोरदान के अंदर, भाई आज मेरे यहाँ ये कढ़ी बनी है, वो एक कटोरदान कढ़ी लेके उनके घर चली जाती थी। तो वो प्यार जो था ना, दैट जो वो कहते थे, दे यूज्ड टू रियली अप्रिशिएट कि भाई ये मतलब मैं कोई आपको देने, कोई रिश्वत देने नहीं आई हूँ। मेरे घर में आज कढ़ी बनी थी, मेरे घर में आज ये दाल बनी थी, आज मेरे यहाँ ये बना है। तो वो लेके कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, तो बहुत मिलनसार थी। शी वॉज वेरी वेरी लोगों से मिलना जुलना, प्यार से बात करना। और मेरे दोस्त लोग जब आते थे मेरे यहाँ, इस कमरे के अंदर 20-25 दोस्त बैठे, तो वो ज़रूर आती थी। वो आके हमारे दोस्तों के बीच में 10 मिनट 15 मिनट बैठती थी, ज्ञान की बात करती थी, उनसे धर्म की बात करती थी। मेरे दोस्त आज भी याद करते हैं, यार आपकी मदर के साथ बड़ा अच्छा लगता था।
हम 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम सत्या जैन, अब नहीं रही वो। उसके छोटी बहन उनके बाद तिलका अग्रवाल, वो भी अब नहीं रही। मेरे से बड़े ब्रदर का नाम है रविंदर जैन, छोटे का नाम नरेंद्र, अरविंद और आदर्श जैन। और बचपन में हमें याद है कि गर्मियों की छुट्टियों में 7 बहन भाइयों के बच्चे हमारे घर में आते थे। मतलब मेरी बुआओं के बच्चे अपने ननिहाल आते थे, तो हमारे को एक अच्छा भला बड़ा परिवार हमारे साथ होता था। और बहुत हम आपस में हम उम्र थे, हमारे मेरे ख्याल से 12-15 मेरे कज़न्स होंगे जो कि हमारी ही उम्र के, कोई 2 साल ऊपर, कोई 2 साल नीचे। एक बड़ा अच्छा हमारा एक आपस में समय रहता था और बहुत अच्छी यादें हमारे को हैं, जो हम आपस में खेले, लड़ाई करी, प्यार किया एक दूसरे के साथ बैठ के। मेरे ख्याल से कम होगा जो इतना अच्छा भला भरा परिवार लोगों का और इतना खुशहाल हमारा वो था। तो बहुत अच्छी फॉन्ड मेमोरीज़ हैं मेरे को पुराने बचपन की, और बहुत हमने सीखा आपस में एक दूसरे के साथ, भाई बहनों के साथ पले बड़े हुए। और 5 बुआएं, चाची, इन सब के साथ ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई भी हमारी माँ नहीं है। हमारी सारी माँएं होती थी। अगर 2 बुआएं आई हुई हैं, 5 बुआओं के बच्चे आए हुए हैं, चाची हमारे घर में, तो बिल्कुल सबके साथ। और बड़ी बहनें भी हमारी माँ की तरह ही वो करती थी। तो बिल्कुल ऐसा हमको परिवार के अंदर लगता था कि हमारे तो सब बुज़ुर्ग और जो बड़े हैं वो सब हमारे फैमिली के वो हैं, और बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। नहीं, मैं शरारतियों में नहीं था। मेरा बड़ा भाई शरारती ज़्यादा कहलाता था और मैं थोड़ा सा सॉफ्ट शुरू से रहा हूँ, तो मैं शरारत में मेरा नाम आगे नहीं आता था। मैं अपने आराम से चलने वाले बच्चों में से था। मैंने स्कूल किया मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से, और एक ही स्कूल के अंदर मैंने पास किया। और उसके बाद हायर सेकेंडरी करने के बाद 11वीं पास करने के बाद हिंदू कॉलेज के अंदर BCom ऑनर्स किया। स्कूल टाइम के अंदर अभी देखिए, मैंने 1969 के अंदर स्कूल पास किया था, और अभी पिछले 2019 के अंदर हमने 50 साल अपने सेलिब्रेट करे थे। और हमारे जो स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, कईयों को तो मैं 50 साल के बाद मिला था, क्योंकि वो जो हमने सेलिब्रेट किया उसके अंदर हमारे 70-75 फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैड कम। कोई अमेरिका से आया था, कोई लंदन से आया था, और हमने 3-4 दिन लगातार साथ रह के बाहर भी गए और करके। इट वाज अ मेमोरेबल इवेंट कि किसी को 25 साल के बाद मिले, किसी को 40 साल के बाद मिले, किसी को 50 साल, बहुत सारों से तो 50 साल के बाद मिले थे। तो बहुत स्कूल की यादें हमें उसके साथ हमने शेयर करी, याद करी। और हमने उसके बाद एक अपना चैट ग्रुप बनाया, जो कि आज भी हमारा सबसे ज़्यादा, अगर मेरा टाइम लगता है तो मैं चैट ग्रुप के अंदर आपस में बातचीत हम करते हैं। उसके बाद अब कॉलेज में आ जाइए। कॉलेज के अंदर हम जब बने तो उसके अंदर भी मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप था अपने फ्रेंड्स का। उनके साथ भी मेरा आज की तारीख में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होता है और आपस में बातचीत होती है। मेरी शादी 1976 में हुई। दीप्ति जैन मेरी वाइफ का नाम है, और वो भी दिल्ली से ही हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा आदित्य जैन, नंबर 2 मेरी लड़की है प्रतिमा, और तीसरा है चैतन्य। सबसे बड़ा बेटा मेरा आदित्य है, उनकी वाइफ का नाम है पूजा जैन। उनके 2 बेटे हैं, बड़े का नाम ऋषिक और छोटे का ऋत्विक। फिर मेरी नंबर 2 इज़ माई डॉटर प्रतिमा, उनके हस्बैंड का नाम पूजन मित्तल। उनकी बड़ी डॉटर है जिसका नाम अविका, और छोटा बेटा है इसका नाम है रियांश। और सबसे छोटा बेटा मेरा है चैतन्य जैन, उसकी वाइफ का नाम है श्रेया। उसकी बड़ी बेटी है जिस 10-11 साल की है, इसका नाम है सानवी, और छोटा बेटा अथर। मेरे पिताजी का पहले मैं जिक्र करता हूँ। उन्होंने बहुत समाज सेवा बहुत करी। पॉलिटिक्स के अंदर वो मेरे ख्याल से जब बहुत छोटे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर सन 42 में, सन 45 में, और ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने पॉलिटिकली वो बहुत आगे थे, समाज सेवा में बहुत आगे रहे। और वही उनको देखा हमने। वो मिनिस्टर रह चुके, वो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और जैसा मैंने उनको देखा समाज की सेवा के अंदर वो हमेशा तत्पर थे।
वही संस्कार हमारे अंदर आए और हमने पॉलिटिक्स में ना जाके मैंने रोटरी के माध्यम से, रोटरी एक संस्था है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का समाज सेवा में बहुत ज़्यादा तत्पर रहती है, मैं उसके अंदर जुड़ गया और उसके अंदर बहुत काम किया। माताजी से जो मेरे को संस्कार मिले, मेरी माताजी बहुत धर्म के प्रति उनका बहुत आस्था थी। वो रोज़ मंदिर जाना, उनका रोज़ मंदिर में सत्संग सुनना, और यहाँ तक कि उनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि जो वो सत्संग में सुनती थी अपना टेप रिकॉर्डर साथ लेके जाती थी। तो वो जो सुनती थी वहाँ पे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसके बाद आके वो उसको दिन में कई बार रिपीट करके सुनती थी। तो उनके बहुत ज़्यादा धर्म के उनको ध्यान था और हम जब देखते थे तो हमारा भी आस्था धर्म के प्रति वो ही रही। और आज भी मैं मानता हूँ कि धर्म जो है वो सबसे प्रथम आता है किसी की भी ज़िंदगी के अंदर। और उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि सबके प्रति अपनी एक प्रेम भावना रखो, और शायद उसी वजह से मेरे मन में भी प्रति मैं सबके साथ प्रेम से बात करता हूँ। गुस्सा सबको आता है, मेरे को भी आता है, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे को बहुत कम गुस्सा आता है, क्योंकि मैं अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं सामने वाले से प्यार से बात करूँ तो शायद वो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्यार मिलेगा, बनिस्बत इसके कि मैं गुस्सा करूँ। तो ये मेरी माताजी ने मेरे को संस्कार दिए। देखिए, माई वाइफ हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू मी टू चेंज माई लाइफ, आई वुड से दैट, बिकॉज शादी के बाद शायद मैंने बहुत कुछ अपने आप में बदलाव पाया है। पहले मेरे को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता था, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे हर स्टेप पे मुझे ये कहा, क्यों गुस्सा कर रहे हो, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। तो वो धीरे धीरे, जिसे कहते हैं, मेरी मदर का भी यही वो था सीख। लेकिन टर्निंग पॉइंट जो आपने पूछा कि मेरी शादी के बाद मैं काफ़ी अपने आप को मैंने चेंज किया, और मैं थोड़ा पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जो पहले शायद मैं कैजुअल था, वो मेरी वाइफ की वजह से मैं इसके अंदर वो हुआ। My inspirator was undoubtedly my father, because जितना वो प्रैक्टिकल थे अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो मैंने किसी को नहीं देखा। इवन टुडे आई डोंट फाइंड एनीबडी कि वो उतने प्रैक्टिकल हों। और वो लोगों से, क्योंकि उनको पब्लिक डीलिंग होती थी, लोग आते थे, जिस तरह से लोगों को समझाते थे, बताते थे, उनके झगड़े जिस तरह से सुलझाते थे, दोज वर, मतलब हम देखते थे, हमने उनसे सीखा है। और कैसे बात करने का ढंग, कैसे लोगों को उनको समझाना, ये उनसे हमने सीखा है। तो ही वॉज माई इंस्पिरेशन। चुनौतियाँ जब भी आई सामने से, प्रॉब्लम आई, तो उसका सामने खड़े होकर उसका सामना किया और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करी। समाधान मिले भी। हाँ, कभी चुनौती कोई अपने रिश्तेदार से आई, कोई अपने सगे संबंधी से आई, तो एक कहते हैं ना, एक बैलेंस बनाया कि संबंध ना टूटे और उसको चुनौती को सामना करते करते संबंध ना कहीं खो जाए, तो उसके अंदर एक बैलेंस ज़रूर रखा। तो ऐसे बहुत बारी होता है, किसी के साथ कोई अनबन हो गई, तो चाहे वो गलत था, मैं गलत नहीं भी था, फिर भी उसके अंदर एडजस्ट करा, तो इसलिए वो भी एक चुनौती थी। तो संबंध को सामने पहले रखा मैंने, फैमिली फर्स्ट, जैसा मेरा कहना है, और चुनौतियों से कभी पीछे हटे नहीं। सबकी ज़िंदगी में आती हैं, हमारी भी ज़िंदगी में बतेरी चुनौतियाँ आई हैं, आ रही हैं, आएंगी, लेकिन उसको प्यार से निपटा लो। मेरे ख्याल से वो बेस्ट वो होता है। प्यार से जो चीज़ करी जाती है, उसका हमेशा जो है वो ही उसका सबसे बेटर समाधान होता है। सबसे बड़ा मूल मंत्र जो है, मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो हमारे पिताजी ने सिखाई। उन्होंने हमेशा हमें एक चीज़ बताई कि कोई भी जो शॉर्टेस्ट वे होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आप घुमा के बात करेंगे या आप कुछ बात करेंगे, इधर से जाके उधर जाना चाहेंगे, इधर से जाके घुमा के जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आप अपने लक्ष्य पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है स्ट्रेट लाइन। अपने जितने भी हमारे एसोसिएट थे, उनके साथ कभी हमने धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं करी। कमती प्रॉफिट कमा लो,
लेकिन धोखा नहीं दो। ये एक जो है व्यापारी का काम प्रॉफिट कमाना है, वो हमने पूरा कमाया है, प्रॉफिट में कभी कमी नहीं है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हैविंग अ बैड रिलेशन विद दी आवर एसोसिएट। तो एक हमारे पिताजी ने हमेशा हमको ये चीज़ सिखाई, और व्यापार किया, अच्छे उससे किया, अच्छी नीयत से किया। नीयत साफ तो बरकत होती है, अगर आपकी नीयत सही है अगर तो आपको हर चीज़ में सक्सेसफुल होंगे आप। और अगर आप सोचेंगे कि सामने जो बैठा है उसकी जेब काटनी है, तो आपका ध्यान जेब काटने में होगा, आपका ध्यान व्यापार करने में, आपका ध्यान सही काम करने में नहीं होगा। आप ये सोचते रहेंगे इसकी जेब कैसे काटे, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो है मंत्र जो मैं समझता हूँ, मेरे को तो यही मानता हूँ कि हमारे पिताजी की सीख हमको हमेशा काम आई है। सुबह उठ के मैं तकरीबन 7 बजे मैं उठता हूँ और कमरे से बाहर आके गार्डन के अंदर घूमना, पानी देना, क्योंकि सुबह सुबह पानी देना जब तक धूप नहीं खिली होती, और उस वक्त जो पानी जब गार्डन में देते हैं उस वक्त जो उसके अंदर मिट्टी की जो खुशबू आती है पानी देने से, वो वाकई बहुत मन को भाती है। और पानी देना अपनी वाइफ, क्योंकि मेरी वाइफ को गार्डनिंग का बड़ा शौक़ है, तो मैं उनके साथ गार्डन के अंदर समय बिताता हूँ, उनकी मदद करता हूँ मैं पानी देने में और कुछ वो करने में, और फिर बैठ के गार्डन में, ज़्यादातर बैठ के गार्डन में चाय पीना उनके साथ। और बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चे जब हम बैठते हैं तो कभी कभी बच्चे आ जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं तो बात दूसरी है, लेकिन आजकल जैसे स्कूल नहीं जा रहे तो वो सुबह वो भी आ जाते हैं, वो भी खुद उधम मचाते हैं हमारे साथ। और अच्छा लगता है सुबह का अपना ये जो दिनचर्या है, पानी देने का और उनके प्लांट्स को निहारने का, उनके फूलों को अप्रिशिएट करने का। सुबह का अखबार पढ़ना, कभी गार्डन में बैठ के पढ़ लेते हैं, कभी अंदर वाले गार्डन में बैठ के। तो सुबह अखबार पढ़ना, चाय पीना, गार्डन को अप्रिशिएट करना, ये मेरा सुबह का दिनचर्या है। उसके बाद मैं ऑफिस रोज़ नहीं जाता, क्योंकि बच्चों ने सारा चीज़ संभाली हुई है। हफ्ते में 3-4 दफ़ा ऑफिस चला जाता हूँ। और मेरे हमने हमारे 6 कज़न्स हैं, हम मेरे बुआओं के बच्चे हैं, जिनके साथ मेरा एक ग्रुप है, जब हम अपने बैठ के थोड़ा ताश खेलते हैं। क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर आप फ्री बैठ के वो करेंगे तो किसी के, जब ताश खेल रहे हैं तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के बारे में नहीं कह रहे वो ऐसा है वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, कुछ नहीं। अपने ताश के अंदर 3-4-5 घंटे हम ताश खेलते हैं, अपना कोई जुआ नहीं है, क्योंकि सब कज़न्स हैं हमारे बहुत। उसके अंदर सिर्फ टाइम पास करने के लिए हम हफ्ते में एक बारी या 2 हफ्ते में एक बारी ताश ज़रूर आपस में खेलते हैं। तो ये हमारा टाइम पास है। मेरे को धार्मिक स्थान में जाने का बड़ा शौक़ है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आज तो थोड़ा सा एज फैक्टर शायद है कि मैं ज़्यादा नहीं घूमते, और साल भर से तो ये कोविड का चक्कर हो गया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ही, बाहर तो मैं बहुत गया हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ही अगर आप कहेंगे तो मैंने कहा बहुत धर्म स्थान मैंने गए हैं। मैं आपको माउंट आबू का एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। हमारे जैन मंदिर है वहाँ पर, इतना काम है उसके अंदर, फाइन वर्क। लोग ताजमहल की बात करते हैं, बहुत बढ़िया हमारा एक धरोहर है ताजमहल, लेकिन अगर आप वहाँ के मंदिर देखेंगे, हमारे जैन टेम्पल्स माउंट आबू के, तो ताजमहल शायद उसके सामने फीका पड़ जाएगा। लेकिन बस वही है कि जो चीज़ सामने आती है, तो इतना फाइन वर्क है उसके अंदर। और एक, बल्कि उसमें एक, हम जब गए थे तो बताया 2 विंडोज़, मतलब 2 दरवाजे उसके अंदर बनाए हुए हैं, तो कि इसमें से जितना आप पत्थर निकाल लोगे उतना सोना तोल के दूंगी। दैट वाज दी, दोनों ने उनको कारीगरों को ये दिया। तो इतना फाइन वर्क उसके अंदर किया है कि जितना मैक्सिमम उसमें से वो खुरच के निकाला, ब्यूटीफुल। तो मैं मंदिरों में मैं काफ़ी राजस्थान के और जगह पे मैं गया हूँ, बहुत गया हूँ। और पहाड़ों पे तो खैर अक्सर जाना होता ही है। बाहर मैं अमेरिका, सारा यूरोप और जापान, थाईलैंड वगैरह सब जगह मैं घूमा हूँ, गया हूँ। और मैं आपको याद बताता हूँ कि सन 1969 के अंदर हम यूरोप घूमने गए थे, मैं और मेरा ब्रदर। उस ज़माने में कोई घूमने नहीं जाता था। मैं जब घूमने गया था 69 के अंदर, तो उस ज़माने में कुछ एक ही जने जाते थे व्यापार के लिए, घूमने तो कोई नहीं जाता था। और मैं कॉलेज जाने से पहले की बात कर रहा हूँ। आफ्टर स्कूल और बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज 2 महीने के लिए
हमारे पिताजी ने हमारे हाथ में एयर टिकट पकड़ा दिया और थोड़े से पहले उस ज़माने में $8 का वो होता था एक्सचेंज, वो हमें हाथ में दे दी। रिटर्न टिकट पकड़ा दिया कि जहाँ थक जाओ, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ से वापस आ जाना अपना टिकट कटा के, अदरवाइज जितना घूम सकते हो घूमो। उसने दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। कितना हमने एक्सपीरियंस किया लोगों से जाके जहाँ पे लैंग्वेज नहीं पता, हम वेजिटेरियन हैं, वहाँ पे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता हमको, उनको कैसे बताना कि जी हम वेजिटेरियन हैं, हमें एग नहीं चाहिए, हमें मीट नहीं चाहिए, उनको किस किस तरह से हम समझाते थे। एक जगह हमने पानी मांगा पेरिस के अंदर, हमें याद है, हमने उसको कहा वी वांट वाटर, वो अगला वाटर नहीं समझ रहा, वो हमने कहा वी वांट वाटर, वो एक बॉटल ले आया विस्की की, वो मिलता जुलते नाम की, हमने कहा ना ना नो वाटर, वो दूसरी बॉटल उठा लाया विस्की की, हमने कहा ना ना नो वाटर, फिर उसको समझाना पड़ा, नल गिलास, ओ तो फिर उसने हमको पानी पिलाया कम से कम 3 मिनट के बाद। तो इस तरह से हम वहाँ पे वो रहे। तो हमको कैसे अपने आप को जीना है वो हमने उस 2 महीनों में 54 डेज वी वर आउट ऑफ ऑन आवर ओन। इट वॉज स्प्लेंडेड। हम जाके स्टेशन पर उतरते थे, ये देखते थे कि वहाँ पे सबसे सस्ता कौन सी जगह हमें मिल सकती है, कौन सा पेंशन में हमको वो मिल सकता है। तो रेलवे स्टेशन के ऊपर लिस्ट हुआ करती थी, वहाँ टेलीफोन हुआ करते थे, उनसे बार्गेन करते थे कि हम $2 देंगे आपको, 1 पाउंड देंगे, इस तरह से। तो वो जो हमने किया, दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। यहाँ तो बहुत पैसे थे हमारे पास, लेकिन वहाँ पर हमने सीखा कि बहुत पैसे से नहीं, थोड़े पैसे में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, वो हमने वहाँ पर सीखा। टीवी फर्स्ट, मिलना जुलना अपने रिश्तेदारों के साथ, ताश खेलना और घूमने फिरने का शौक़ तो आज भी है। आई वुड लाइक टू, और खाने पीने के अंदर भी रेस्टोरेंट में जाना, आजकल बंद है बात दूसरी है, लेकिन रेस्टोरेंट का सामान मंगाना, खाने पीने के भी शौकीन हैं और घूमने फिरने के शौकीन हैं, और टीवी और ताश खेलना, ये अपना काम के अलावा ये अपना शौक़ है आज के तारीख में। गाने का शौक़ तो बचपन से है, और मेरी मदर बहुत अच्छा गाया करती थी, लेकिन उस ज़माने में कंसेप्ट नहीं था कि बच्चों को सिखाया जाए, तो हमें कभी गाना सिखाया नहीं गया। अगर आज का ज़माना होता तो बात फ़र्क होती हम भी। तो हमें तो कई बारी लोग, हमारे दोस्त कहते थे, यार अगर तुमने बचपन में ट्रेनिंग ली होती तो शायद हम कहीं और होते गाने की फील्ड में। पिक्चरों का भी शौक़ शुरू से रहा है। एक ज़माना जब कॉलेज में थे तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा करते थे, वो पक्का था। और अपनी हमारा एक अकाउंट्स की वो होती थी हमारी क्लास 12:10 में ख़त्म होती थी, तो हम उनको पहले कह देते, सर हम 12 बजने में 10 मिनट में आपकी क्लास से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा 12 बजे का शो जाके हमें देखना है प्लाज़ा के ऊपर। प्लाज़ा पे होती थी पुरानी पिक्चरें, तो वो अच्छे थे हमारे को, हम दरवाजे के बाहर बैठते थे, निकल जाते थे। तो वो एक लाइफ की पुरानी याद है हमारी। तो पिक्चरें बहुत देखी हमने अपनी लाइफ के अंदर, और गाने के अंदर भी हमने, आज भी मेरे टेलीफोन के अंदर कम से कम 1000 गाने होंगे जो कि मैं आज भी मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, जो उसके अंदर आई लव म्यूज़िक। सबसे ज़्यादा अगर पसंद वाली पिक्चर अगर आप कहेंगे मेरे को, तो शायद पहला नाम जो मेरे को मुग़ल आज़म याद आता है पुराने ज़माने में। पसंदीदा एक्टर्स के अंदर पुराने ज़माने का मैं राज कपूर का मैं फ़ैन हूँ। आई रियली बिलीव कि राज कपूर जैसा एक्टर आज की तारीख में कोई नहीं हुआ। उसके बाद ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, और आजकल के भी बहुत वो हैं, लेकिन जो राज कपूर की पिक्चरें हैं, आप किसी पिक्चर का नाम ले लो, ही वॉज अ कॉल्ड शोमैन ऑफ द मिलेनियम। ही रियली डिज़र्व दैट थिंग, दैट उसको जो खिताब दिया गया था शोमैन ऑफ द मिलेनियम। और हिंदुस्तान में क्या उसका चर्चा तो सारे वर्ल्ड के अंदर था, चाहे वो रशिया में ले लो, कहीं भी ले लो। आवारा हूँ, दैट वाज, आज भी कई व्हाट्सएप आते हैं, फॉरेनर्स गाना गा रहे हैं आवारा हूँ, तो दे इवन फॉरेनर इवन सिंग दिस सॉन्ग इवन टुडे। तो राज कपूर का एक अलग ही वो था जी, अनमैचेबल राज कपूर। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मैं पूर्ण धार्मिक हूँ। मेरे को धर्म में, हम हिंदू धर्म और जैन धर्म में दोनों को एक सा ही मानता हूँ। मैं पूरा धर्म में आस्था रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि जितनी भी हमको धार्मिक चीज़ें बताई गई हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं।
पहले उन टाइम टेस्टेड चीज़ों के अंदर हमारे को उनके पास वो नहीं थी, उसकी परिभाषा नहीं थी कि अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। वो सिर्फ हमारे गुरु को पता था, लेकिन वो उसको बताते नहीं थे कि क्यों। आज हम उसके तर्क लेते हैं, तो वो आज के तर्क में भी उठ रही हैं। आज के तर्क में भी आप धर्म की चीज़ों पे लेके जाएं तो पहले, क्योंकि लोगों को समझ भी फ़र्क था, समझा भी नहीं पा सकते थे, तो इसलिए वो धर्म में डाल देते थे चीज़ों को कि ये ऐसे करना है, डोंट आस्क एनीथिंग बट ऐसे करना है। तो पहले लोग पूछते भी नहीं थे, आज लोग पूछते हैं, पूछ के उसके अंदर धर्म के अंदर जो चीज़ हैं उसके अंदर इसलिए बहुत सारी चेंजेस भी आए हैं। तो धर्म के अंदर जो पहले में और अब में थोड़ा सा फ़र्क बस यही है कि आज थोड़ा तर्क पे चलता है, पहले बिना तर्क के चलता था, लेकिन फिर भी जो बिना तर्क पे ही चलता था लेकिन थे तर्क उसके अंदर पहले भी, ऐसा मेरा मानना है। ये देखा गया कि चेंज हो गया है। अब जैसे मैं जैन धर्म के अंदर कहता हूँ कि हमारे जैन धर्म के हम दिन में खाना खाने का हमारा धर्म था कि रात को कोई खाना नहीं खाता था। उसका बड़ा तर्क था, पहले नहीं देते थे, दे नहीं पा रहे थे तर्क, लेकिन आज हम उसको समझते हैं कि रात होने के बाद जो वायुमंडल के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो ज़्यादा उनकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर एट दैट टाइम आप खाना खाते हैं तो आप जो है कीटाणु ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, आप खाना खा रहे हैं, छोटे से दिए के उसके अंदर खाना खा रहे हैं, उसके अंदर क्या गिर गया क्या नहीं गिरा आपको पता नहीं, आप वो खा रहे हैं, दैट कुड बी पॉइजन। तो आज थोड़ा बदल गया है कि आज आपको वो चीज़ें प्रॉब्लम कंपैरेटिवली बहुत कम है, इसलिए ऐसा स्ट्रिक्टली कि हमें दिन में ही खाना खाना है वाली बात नहीं है। फिर एक तर्क था कि जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते थे लोग, 5 बजे दिन छुपता था, 5 बजे करीब आपने 6 बजे खाना खा लिया, 8 बजे तक सो गए, तो आपको 2 घंटे पचाने के लिए आपको वो मिल गया। तो अगर उस वक्त लोगों को कहते जी आपको पचाने के लिए हम समय कह रहे हैं, वो तो कोई नहीं मानता इस बात को, उनको क्या पता था पचाने का क्या मतलब होता है। आज हमें पता है कि डाइजेशन के लिए हमें टाइम चाहिए, तो उसके अंदर डेफिनेटली विद दैट थिंग अगर आज हम, क्योंकि अब हम 10 बजे से 11 बजे से पहले नहीं सोते तो 9 बजे भी खाएं, 8 बजे भी खाएं, तो हमको इनफ टाइम मिल जाता है। तो वो तर्क की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो पहले 5 बजे मेरी मदर दिन छुपे खाना नहीं खाती थी, वो शी ऑलवेज हैड डिनर बिफोर सनसेट। और धर्म बताता है प्यार करना, सबसे बड़ी चीज़। कोई धर्म नफरत नहीं कराता, हर जना धर्म कहता है कि प्यार करो, और हम तो इसलिए धर्म के अंदर बिलीव करते हैं, प्यार करो सबसे। 1979 के अंदर हमने रोटरी ज्वाइन करी थी, और 79 से आज तक मैं रोटरी में रहा हूँ। और मैं वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जो है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का, जो कि काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी, रेवाड़ी तक और इधर चारों तरफ हरियाणा में और सब जगह, तो उसके अंदर मैं उसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था। मेरे नीचे तकरीबन 90 या 92 क्लब्स थे, और हर क्लब के अंदर तकरीबन 50, 60, 70 मेंबर होते हैं। तो 5-1 हज़ार मेंबर थे मेरे नीचे, जिनके अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना था। रोटरी से अलावा की बता तो मैं अपने सिविल लाइन एसोसिएशन और कई संस्थाओं से तो जुड़ा रहता हूँ मैं, लेकिन रोटरी एक बहुत बड़ी संस्था है। उससे जुड़ के एक दिल के अंदर जो एक काम करने की जो इच्छा है, वो आपको वहाँ पे एक मौका मिलता है कि वहाँ पे आप कुछ कर सकें। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं अभी कब ज्वाइन किया बताता हूँ, कि मेरा ये मानना है कि हर जना हर जना अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहता है। आप 100 रुपये का कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो 100 रुपये से आप कुछ ही कर सकते हैं, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रोटरी एक ऐसी संस्था है कि सबके 100 रुपये जुड़ के इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है कि आप देखिए, पोलियो इरेडिकेट जो है वर्ल्ड से, आपको बताऊं, मैं सन 89 में रोटरी ने ये बीड़ा उठाया था। आज से पहले अगर कोई चीज़ अगर वर्ल्ड से ख़त्म हुई थी तो वो हुई थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वॉज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, दैट इज़ द ओनली डिजीज़ प्रायर टू पोलियो। 3.5 लाख केसेस होते थे एवरी ईयर 1987 के अंदर, जब पोलियो इन्होंने शुरू किया रोटरी ने। आज देखिए, इट इज़ इरेडिकेटेड वर्ल्ड ओवर, ओनली 2 प्लेसेस इट इज़ जहाँ रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वो भी मेरे ख्याल से 200-400 केसेस सालाना वहाँ पे रह गए हैं। सच अ बिग अचीवमेंट।
रोटरी ने ये मुहिम चालू करी, और रोटरी ने जब चालू करी तो गवर्नमेंट्स ने इसके अंदर अपने इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट के साथ मिलके सारी चीज़ ये हुई। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन स्पेंट बाय रोटरी। वो कहाँ से आए? मेरे 100 रुपये से, आपके 100 रुपये से। तो आपके और मेरे 100 रुपये जुड़े और वो जुड़ के 500 मिलियन, 1000 मिलियन US डॉलर बन गए, जिससे हम इतना बड़ा काम कर सके। तो इसलिए रोटरी जो एक ऐसी संस्थाओं से जुड़ने का ये फ़ायदा होता है कि हम बड़े काम कर सकते हैं। ब्लड की हमेशा कमी रहती है, लेकिन जब से रोटरी का ब्लड बैंक बना है तो वी हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू द सोसाइटी। रेड क्रॉस देता है ब्लड, लेकिन हमने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, तो जो रिक्वायरमेंट थी उसको हम थोड़ा सा पूरा कर पाए। रोटरी के जितने ये ओल्ड एज होम्स हैं, वहाँ पे हमने बहुत ओल्ड एज होम्स हैं। फिर हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे हम बच्चों की स्कूलों के अंदर हम वो करते हैं कि वहाँ पे इवनिंग क्लासेस लगा के जो आसपास के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। एडल्ट एजुकेशन आजकल जो हमने पीछे जो वो हाइजीन के ऊपर बहुत काम किया है। वॉश इन हैंड, लोगों को हाथ बच्चों को सिखाने का, 20 बच्चों को एक साथ वो करके उनको बताया कैसे हाथ धोना है। वॉश अच्छा, ये चेक डैम, छोटे छोटे चेक डैम पानी के लिए गाँव के बाहर, ताकि उस गाँव का वो हो जाए। छोटे छोटे अमाउंट 10-10, 20-20 लाख रुपए लगा के उसके अंदर एक चेक डैम बना देते हैं, ताकि वो पानी वहाँ पे कलेक्ट करके सारे साल उनको पानी के उस गांव को वो जगह वो मिल जाए। तो ये चेक डैम, मतलब हर फील्ड के अंदर रोटरी ने काम किया है। हेल्थ, हमने बहुत सारे इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर लगाए हैं ताकि हम लोगों को उसका भला हो सके। माय फादर सपोर्टेड मी। मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ की सपोर्ट तब सबसे ज़्यादा रही, मेरे बच्चों की सपोर्ट मेरे को बहुत रही, मेरे भाइयों में बहुत अच्छा हमारा आपस में एक दूसरे का विश्वास और वो सब कुछ था। और बिकॉज ऑफ माई फादर आई वुड से कि इट वॉज माई फादर मेड थिंग्स सो क्लियर एट दैट टाइम कि भाई वो आपस में प्यार बहुत था हमारा। लेकिन सपोर्ट मेरे फादर की बिजनेस के अंदर, घर के अंदर मदर की, और उसके बाद माई वाइफ। सबसे पहले मेरा मैसेज ये है कि आपस में प्यार रखो। ये आजकल रोज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो है ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपस में प्रेम ख़त्म कर दिया ये सब करके, विच इज़ वेरी रॉन्ग। जो फैब्रिक है, जो एक हमारा नेशनल फैब्रिक है, उसको आपने तितर बितर कर दिया। जग को मत बदलो, अपने आप को बदलो। चेंज योरसेल्फ टू द सिचुएशन। मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको बदलूंगा, आप गलत कर रहे हो। अरे नहीं भैया, ये 3 उंगलियां मेरे को पॉइंट कर रही हैं। ये दुनिया कहती है, सबको पता है ये बात, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, मानता नहीं कोई। लेकिन जो मान लेता है, ही इज़ अ हैप्पियर पर्सन। ये मेरा मानना है कि जानते सब हैं, मानते नहीं हैं। जो मान लेते हैं, दे आर हैप्पियर। तो इसलिए मेरा एक ये है कि अपने अच्छे ये चीज़ें छोड़ के अच्छे काम करो। आप देश बढ़ेगा, देश की उन्नति होगी, तो मेरी उन्नति अपने आप हो जाएगी।